नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। अगर कहें दोस्तों परीक्षा से पहले आपका पेपर आउट तो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ पे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपलब्ध हूँ। दोस्तों जिस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑफलाइन पैटर्न में, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे बेस से प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न इस तरीके से आपके पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक गद्य दिया रहेगा और उस गद्य को आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सबका सही तरीके से जवाब जो है वो देना है। तो यहाँ पे पूछा गया इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए उत्तर का जवाब दें। तो सबसे पहले दोस्तों गद्यांश से पढ़ने से पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो आपको बताना है कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, अन है या अनुशासन का महत्व है या अनुशासन है या अनुशासन, तो इसमें से आपको बताना है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अब देखिए प्रश्न समझ में आ गया कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है वो आपको बताना है। तो अब चलेंगे हम इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता छीन नहीं जाती है, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। इससे हम अपने ही प्राण संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया, स्वतंत्रता की महत्ता के बारे में आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इससे पूरे गद्य को पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा स्वतंत्रता की महत्ता के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो चलें इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि देखिएगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है कि अनुशासन का महत्व, इसका उचित शीर्षक क्या है, अनुशासन का महत्व है। तो चलिए अब इस तरीके से आपके पेपर में यहाँ पे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और वहीं दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि देखिए कभी कभी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, उसका जवाब जो होता है बिल्कुल ही सिंपल जवाब होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ ले कि अनुसार, देखिए यहाँ पे अनुशासन जैसे लिखा है ना अनुशासन, तो अनुशासन में पूछ ले कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुशासन में अनु उपसर्ग का प्रयोग जो है यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में पेडागोजी से भी प्रश्न पूछा जाता है और अच्छे खासे प्रश्न होते हैं और सभी अच्छे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। देखिए दोस्तों जहाँ पे याद करने की बात आ जाए उस ऑप्शन को आप बिल्कुल पहले गलत काट दीजिए। ठीक है, अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 4 अक्षर वाले शब्द को पढ़ लिख लेना, बिल्कुल गलत है। तो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाएं, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावी ढंग से अपनी बात को रख सकें और किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकें और उससे अपनी समझ का निर्माण कर सकें, दूसरों की बातों को धैर्य से सुन सकें और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी दे सकें या सुनी गई बात को लिख सकें या सुनी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त कर सकें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करना या बच्चे जो होते हैं मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बता दें आप सभी को, बच्चे जो होते हैं घर एवं परिवेश से ही जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं और बहुत समृद्ध होते हैं, अर्थात बच्चे भाषाई पूंजी से बिल्कुल लैस होते हैं। विद्यालय आने से पहले ही बच्चे क्या होते हैं? भाषाई पूंजी से पूरी तरीके से लैस होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल कर भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा जो होता है अपने शब्दों के अर्थ और उससे प्रभाव से परिचित होता है, इसलिए भाषा का प्रभावी प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अनुभवों का इस्तेमाल बच्चों को मदद करता है दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने में या पठन पाठन में उच्चारण की स्पष्टता को समझने में,
विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकने में, अपने अनुभव और कल्पना संसार को विझक और सहज ढंग से अभिव्यक्त करने में। तो कह सकते हैं कि भाषा सीखने सिखाने का संदर्भ कौन सा कथन सही है। तो बच्चे स्कूल आने से पहले विभिन्न प्रकार की या भाषाई पूंजी से बिल्कुल लैस होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, निदान छात्रों की कमजोरी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उपचारात्मक शिक्षण के आधार होते हैं। समस्या को हल करने के लिए समस्या की पहचान करना सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिर शिक्षक जो होता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बता दें आप सभी को दोस्तों, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, समस्या के कारणों की सही पहचान करना और उसके बाद उसका क्या करना, निदान करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो लेखन या लेखन कौशल जो होता है, आप बता दें कि लेखन कौशल होता क्या है। लेखन कौशल चारों कौशलों में से सबसे अंतिम होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 4 कौशल होते हैं और इसमें से लेखन कौशल जो होता है सबसे अंतिम होता है। तो बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो होता है मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उपदेशों के लिखने की क्षमता का जो है यूज किया जाता है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए पाठ्य पुस्तक के अंत में आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, श्रुत लेख लिखना, अपने अनुभव लिखना या सुलेख प्रतियोगिता। तो आकलन करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका वो पूछा जा रहा है कि पत्र लिखना, विज्ञापन, कहानी लिखना, कविता लिखना या डायरी लिखना, अपने अनुभवों पर कोई लेख लिखना इत्यादि दोस्तों क्या होते हैं, आकलन के सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। तो आकलन का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ तरीका आपको देखना है। तो विद्यार्थियों को अपने अनुभव लिखने के लिए कहना लेखन का सबसे कह सकते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। क्यों भाई, दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित कर सकेंगे, वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशल को सुगमता से ग्रहण कर सकेंगे या स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर अपने विचारों को खुल कर रख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न क्या है। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न क्या है। कि अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, कि समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए, लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप जो है कब ले सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों को हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देना। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विविध साहित्यिक विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाना। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा क्षमता का आकलन करने के दृश्य ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा करनी चाहिए जो तर्कशील हों तथा जिनकी सहायता से भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण हो सके, और अन्य 3 मुक्त अंत वाले प्रश्न जिसके माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन अच्छे तरीके से हो सकता है। तो लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। तो इस बता दें आप सभी को, लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। यह प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। सबसे कमजोर प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे कमजोर प्रश्न यही है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो एक अच्छे पाठ की विशेषता यह होती है कि उसमें विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास अवसर निहित हो,
एक संतुलित पाठ छात्रों को भिन्न भिन्न विधाओं को ज्ञान तो प्रदान करता ही, साथ में अभिव्यक्ति और तर्कसंगत अभ्यास के भी अवसर जो है प्रदान करता है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को अभिव्यक्ति मतलब उनको खुद से अभिव्यक्त करने का यहाँ पे उनको मौका देना, ठीक है, अभिव्यक्ति के अवसर देना, ताकि बच्चे अधिक से अधिक भाषा प्रयोग कर सकें और उनको मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर मिल सके। बच्चों की समझ को शब्दों और वाक्यांशों की रचना के संबंध में विस्तार देना, बच्चों की अभिव्यक्ति, रचनात्मक सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित देना, बच्चों में सहज भाषा विकास की नींव रखना तथा उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में लगाना। तो बच्चे अभिव्यक्ति के उनको अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कि पाठ के अंत में अभ्यास गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अभिव्यक्ति का अवसर या उनको मौका देना। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो 8वीं कक्षा की बात की जा रही है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक या साहित्यिक सामग्री। तो 8वीं कक्षा में हिंदी सीखने सिखाने के लिए साहित्यिक सामग्री को दोस्तों यहाँ पे साहित्यिक सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देना सबसे उचित होगा। क्यों? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को भाषा की बारीकियों को समझाना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उनका विश्लेषण करने योग्य बनाना, ठीक है। इसलिए बच्चों को साहित्य की विभिन्न साहित्यिक सामग्री से परिचित कराना सबसे अनिवार्य होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता क्या है? किसी भी नई रचना या किताब को पढ़ने समझने की जो है जिज्ञासा वो व्यक्त करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं में दी गई जानकारी या खबरों को जानना, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपने रुझान को व्यक्त करना, पढ़ी गई सामग्री के विश्लेषण कर अपनी राय जो है वो प्रकट करना, दैनिक जीवन में औपचारिक या अनौपचारिक अवसरों पर उपयोग की जा रही भाषा की समझ को बनाना, हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति, बातों की तार्किक समझना। तो ये सारे क्या होते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से गद्य का प्रश्न गद्य दे दिया जाता है और इससे रिलेटेड सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे नीचे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम गद्य को पढ़ते हैं और यहाँ पे गद्य को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में गद्य तो दिया रहता है लेकिन गद्य को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी आपको गद्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ इस चीज़ को पता लगाना है। तो दासता, माता, निर्भरता या पात्रता, तो इसमें किस शब्द में जो है ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रत्यय होता क्या दोस्तों? सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रत्यय शब्द जो है वो है क्या। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों माता शब्द में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे दासता लिखा है ना, तो यहाँ पे दास प्लस ता, यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है ता प्रत्यय। वहीं बात करें निर्भरता में, तो निर्भरता में भी आपका निर्भर प्लस ता, यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है ता। वहीं पात्रता की बात करें तो पात्र प्लस ता, तो यहाँ पे भी दोस्तों ता प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि माता में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो कई प्रश्न ऐसे आते हैं आपके हिंदी में गद्यांश में या पद्यांश में जिसके लिए आपको गद्य या पद्य को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसका जवाब सिर्फ क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज जो है व्याकरण की होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों गद्य है और इस गद्य से भी रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया होगा नीचे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि दुख और सुख में कौन सा समास है। बिल्कुल दोस्तों इसके लिए भी आपको गद्य जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भाई दुख और सुख में समास पूछा गया है। समास दोस्तों कितने होते हैं? 6 होते हैं। और यहाँ दुख और सुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो जान लीजिए कि द्वंद्व समास
यहाँ पे सुख और दुख में कौन समास है? द्वंद्व समास है। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास जिन समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे सुख दुख लिखा है, दोनों ही पद क्या है? प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर उनके बीच में तथा या अथवा एवं या उनके बीच में दोस्तों इस तरीके से आपको योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पे सुख दुख में द्वंद्व समास है, इसी प्रकार से रीति रिवाज हो, राजा रानी हो, तो इन सब शब्दों में क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों कई प्रश्न आपके ऐसे एग्जाम में मिलेंगे जिनके लिए आपको गद्य या पद्य पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ प्रश्न को देखेंगे, उसका जवाब जो है वहाँ से दे पाएंगे।